थिंक कि माई नेक्स्ट बाइक विल बी डेफिनेटली अ होंडा। पार्ट्स तो भूल ही जाओ, अगर कुछ रिप्लेस करने की ज़रूरत होगी, कोई डैमेज हो गया, कोई पैनल टूट गया या कुछ हो गया, तो उसमें तो भाई वाट ही लग जाएगी आपकी बैंक बैलेंस की। यस, ऑन रोड प्राइसिंग होंडा छिल देता है। चीप तो है, लेकिन डाउन द लाइन आपको सर्विस में आपका पैसे जाएंगे। मेरे गाड़ी में मेरा थोड़ा बहुत इश्यूज चल रहे हैं, जो मैं आगे आगे आपको बताऊंगा। नो बाइक इज परफेक्ट, नो राइडर इज परफेक्ट, एंड वॉट एवर आई एम टेलिंग यू माइट बी नॉट परफेक्ट। मेरा राइडिंग टेक्निक्स करेक्ट नहीं है, आई डोंट नो हाउ टू राइड, एंड बिकॉज ऑफ माई improper riding skills, the bike's clutch plate is gone. Okay, so coming to the next point is how is the service experience with Honda and the maintenance cost of owning this bike. कितना पैसा छिलती है ये गाड़ी। वैसे having said that, ये जान लीजिए ये Honda की गाड़ी है and Honda is very cheap on your pocket. Okay, so जैसा कि मैंने एक वीडियो में कहा था कि इसका सर्विस एक्सपीरियंस मेरा इतना अच्छा है, जो सर्विस स्टाफ है, जो Honda बिग विंग टॉप लाइन बैंगलोर का जो सर्विस स्टाफ है, उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो एफिशिएंसी है, जो क्वालिटी ऑफ वर्क, द कस्टमर सर्विस, एवरीथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज सो गुड। आई एम सो मच इम्प्रेस्ड कि आई समटाइम्स थिंक कि माई नेक्स्ट बाइक विल बी डेफिनेटली अ होंडा, जस्ट बिकॉज ऑफ द कस्टमर सर्विस विच दे प्रोवाइड। तो वो है बात। तो सर्विस एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, टेक्नीशियंस बहुत ही अच्छे। मैं बात कर रहा हूँ होंडा बिग विंग टॉप लाइन सर्विस इन बैंगलोर। तो ऑलमोस्ट सारे टेक्नीशियंस मेरे दोस्त बन चुके हैं, जो सर्विस इंजीनियर्स हैं, सर्विस मैनेजर हैं, इवन द बॉस ओवर देयर, दे आर वेरी फ्रेंडली, दे आर वेरी कस्टमर सेंट्रिक। आप एक प्रॉब्लम लेके जाओ, दे विल सी हाउ बेस्ट दे कैन प्रोवाइड देयर सपोर्ट टू द योर प्रॉब्लम। तो वो है बात। मैंने आज तक बजाज, टीवीएस, होंडा, हीरो की बात कर रहा हूँ, होंडा नहीं, या हीरो की बाइक्स ओन की है, एंड उसमें थोड़ा सा आपका कस्टमर सर्विस को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रहता है। बट फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग कि होंडा का जो सर्विस एक्सपीरियंस है वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी चीप है। मेंटेनेंस ऑफ ओनिंग दिस बाइक इज़ वेरी चीप। एज आई सेड कि जो ब्रेक लीवर्स है दैट इज़ अराउंड 700-400 रुपीज़। जो क्लच प्लेट्स मेरा, उसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा बाद में, दैट इज़ अराउंड 7,500 फॉर द हार्डवेयर, एंड सर्विस का चार्जेस लगा दो तो ओवरऑल क्लच का चेंज आपको अराउंड 9,000 आ जाएगा। जो फर्स्ट सर्विस सेकंड सर्विस को आप देते हैं दैट इज़ मोटा मोटी अराउंड 5,500 to 6,000 का रेंज में आता है। एयर फिल्टर इज़ अराउंड 700 रुपीज़। ब्रेक पैड्स आर अराउंड 3,200 फॉर 3 पेयर्स। ओके, 3 सेट्स यू कैन से, क्योंकि फ्रंट में इसका 2 लगता है, पीछे 1 लगता है। सो all these accessories, all those parts are very cheap in Honda, which is very good. अगर यही चीज़ आप Kawasaki या Ducati या Suzuki कहीं पे भी जाओ, आप रोना लगेंगे, आप रोना शुरू कर दोगे, क्योंकि those are very difficult to maintain, very hard to maintain. एक एक पार्ट Kawasaki का बहुत कॉस्टली आता है, 10,000 15,000 ऑन एन एवरेज। अगर आप Z900 या Versys 650 ऐसे लेते हैं, every 6 months you are mandatorily you have to do the service, उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है। जबकि ये 12,000 किलोमीटर्स पे आपका मेजर सर्विस होता है ईयरली वंस। तो अगर आप सिर्फ मेजर सर्विस की बात कर लें, ईयरली एनुअली आपको एक ही बार करना पड़ता है, एंड दैट टू ऑल्सो 12,000 किलोमीटर्स पे। Kawasaki लेंगे आपको एवरी 6,000 एवरी 6 मंथ्स पे मैंडेटरीली करना पड़ता है। तो वहाँ पे एंड ईच एंड एवरी सर्विस ऑफ Kawasaki विल कॉस्ट यू अराउंड 8,000 ऑन एन एवरेज, 8 to 10,000 ऑन एन एवरेज। और पार्ट्स तो भूल ही जाओ, अगर कुछ रिप्लेस करने की ज़रूरत होगी, कोई डैमेज हो गया, कोई पैनल टूट गया या कुछ हो गया, तो उसमें तो भाई वाट ही लग जाएगी आपकी बैंक बैलेंस की। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव
होंडा इज़ वेरी इजी टू मेंटेन. येस, ऑन रोड प्राइसिंग होंडा छिल देता है, ठीक है. 7.5 की बाइक है, एक्सेसरीज सब लगा के 9.5-10 लाख की गाड़ी बन चुकी है. बट ऑन द लॉन्ग रन अगर आप मेंटेनेंस की बात करें या सर्विस की बात करें, बहुत ही चीप आती है कंपेयर टू अदर ब्रांड्स. वहीं पे कवासाकी की गाड़ी आपको 650 की सीसी की गाड़ी, 660 सीसी की गाड़ी आपको 9.5 लाख में आ जाती है. एंड पावर फिगर्स भी उसका अच्छा है, सब कुछ अच्छा है. बट चीप तो है, लेकिन डाउन द लाइन आपको सर्विस में आपका पैसे जाएंगे. तो a big thumbs up from the service and maintenance and cost of owning of this bike. The next point is reliability of this bike. Reliability, Honda is known for reliability and quality. अब हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे पिछले कुछ वीडियोस में मैंने ये रिलायबिलिटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस और इश्यूज रेज किया था, जो कि हैं, जो कि वैलिड भी हैं. बट अब जो मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, मैं एक ओवरऑल, जो मैं होंडा ग्रुप का पार्ट हूँ, होंडा के डिफरेंट राइडर्स के साथ बात करता हूँ, सर्विस सेंटर में डिफरेंट बाइक्स को देखता हूँ, उनके ओनर से बात करता हूँ. विद दैट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव मैं बोलता हूँ कि हाँ, जेन्युइनली होंडा का जो क्वालिटी है और जो इंजन्स का क्वालिटी है, वो इट्स ए ग्लोबली नोन फॉर इट्स इंजन क्वालिटी, रिफाइनमेंट एंड रिलायबिलिटी. कुछ तो बोलते हैं अनडिस्ट्रक्टेबल काइंड ऑफ इंजन है इसका. इंटर कॉन्टिनेंट्स, इंटर कंट्रीज राइड्स भी किया हुआ है ये इंजन. CB500X का जो 500X का जो ये इंजन है, ये काफ़ी सारे मॉडल पे फिट है. तो ये जो इंजन है, ये इसने इंटर कंट्रीज किया हुआ है, इंटर कॉन्टिनेंट्स किया हुआ है, काफ़ी पुराना इसका हिस्ट्री है. तो उस हिसाब से ये काफ़ी रिलायबल है. हाँ, हैविंग सेड दैट, मेरे गाड़ी में मेरा थोड़ा बहुत इश्यूज चल रहे हैं, जो मैं आगे आगे आपको बताऊंगा. बट या, इन जनरल इट्स ए नाइस बाइक. रिलायबिलिटी के हिसाब से कोई इश्यूज नहीं है. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दिस बाइक. Before going to that section, I would say no bike is perfect, no rider is perfect, and whatever I am telling you might be not perfect. Now एक एक करके जाते हैं. The first point, राइट साइड पुलिंग. ये गाड़ी का राइट साइड पुलिंग वाला इशू है. तो गाड़ी जब आप चलाते हो, तो जैसे ही आप हैंडल छोड़ते हो, हालांकि हैंडल छोड़ना मैं प्रमोट नहीं करता, लेकिन लेट्स से अगर आप हैंडल छोड़ते हो फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, तो गाड़ी अपने आप राइट साइड पुल हो जाती है. अब ये जो इशू है, ये BS6 का बाद जितने भी नए जनरेशन की गाड़ियां हैं, ऑलमोस्ट मेजरली ऑलमोस्ट सब में है. आप TVS उठा लो, आप डोमिनार उठा लो, आप KTM उठा लो, या फिर आप होंडा उठा लो, उसमें सब में मेजॉरिटी. हो सकता है कोई आके बोलेगा कि मेरे गाड़ी में तो नहीं है, बट देन अगेन भाई, तुम्हारा गाड़ी मेरे पास नहीं है, मेरा गाड़ी के बारे में मैं ही बोल रहा हूँ, ठीक है. तो हो सकता है, वेरी गुड, आपके गाड़ी में नहीं है, बेस्ट ऑफ लक. मेरे गाड़ी में है, राइट साइड पुलिंग है. तो जैसे आप गाड़ी छोड़ते हो, हैंडल छोड़ते हो, तो गाड़ी राइट साइड घूमती है. अब ये एक्सेसरीज रिलेटेड नहीं है, ये स्टॉक पे है, हमने टेस्टिंग किया हुआ है. होंडा सर्विस सेंटर knows about it, and Honda company also knows about this right side pulling. Lot of people have complained about it. So do your background research. So I don't want to answer कि भाई मेरे गाड़ी में नहीं है, तुम्हारे गाड़ी में है, ये बाग बस्टर लगाया है इसलिए खींच लिया है. वो सब क्वेरीज की तरफ नहीं आता. ये जेन्युइन एक इशू है. मोस्टली व्हाट आई हैव सीन, BS6 का इंजीनियरिंग जो होता है, उस वजह से थोड़ा सा टिल्ट डाउन मोशन इस तरफ आता है, राइट साइड में आता है, तो उस वजह से थोड़ा ये होता है. इट्स नॉट ए डील ब्रेकर, बट हाँ, इशू इज देयर. होंडा इज अवेयर अबाउट इट. मे बी फ्यूचर जनरेशन में रेक्टिफाई हो सकता है. ये इंजन में तो रहेगा ही रहेगा. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है हैंडल एंड व्हील्स मिसअलाइनमेंट. मेरे गाड़ी में आया था. मैं जब, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में पहले भी बता दिया कि डिलीवरी डे को ही मेरा गाड़ी का हैंडल और फ्रंट फेयरिंग का हेडलाइट सारा मिसअलाइन था. हैंडल इस तरफ देख रहा था, चक्के उस तरफ देख रहे थे. कमिंग टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इशू विच आई फेस्ड विद माई बाइक इज़ द हैंडल वॉबलिंग इशू. आप मेरे चैनल पे उसके रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं. तो रिसेंटली मैंने वॉबलिंग का इशू फेस किया गाड़ी में, अभी तक हो रहा है. तो बहुत सारा एनालिसिस हुआ, करीबन 1 महीने का रिसर्च चला उसके ऊपर. होंडा बिग विंग टॉपलाइन के सर्विस टीम ने भी पूरा एनालाइज किया है कि गाड़ी में वॉबलिंग क्यों हो रहा है. बहुत सारे टेस्ट्स हुए, एक्सपर्ट्स आए, रिसर्च किए, एंड फाइनली द कंक्लूजन इज मिक्स्ड काइंड ऑफ कंक्लूजन.
रूट कॉज तो आइडेंटिफाई हुआ नहीं क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, बट वॉबलिंग का कुछ रीजंस जो हमें मिला वो ये है. वन इज it could be maybe due to the blockbuster, it could be due to the accessories, it could be due to the tire. ओके जो स्टॉक टायर है, एज आई सेड कि डनलॉप ट्रेल मैक्स का टायर है, एंड आई फील दैट दोज आर नॉट सूटेबल फॉर इंडियन वेदर एंड क्लाइमेट, क्योंकि बहुत जल्दी हार्ड हो जाते हैं. इवन इफ यू मेंटेन इट प्रॉपरली, आई मेंटेन माई टायर्स विद 2936 PSI, फ्रंट का 2936 ऑल द टाइम मैं मेंटेन करता हूँ. एंड माई बाइक इज़ प्रॉपरली इन ए शेडेड गैराज, ओपन, वेल वेंटिलेटेड, प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर एंड रेन. सो मेंटेनेंस का कोई टेंशन नहीं है. तो उस हिसाब से भी, उसके बावजूद भी मेरे जो टायर्स हैं वो हार्ड हो चुके हैं, हेयर लाइन क्रैक्स आ चुके हैं विद इन 1 ईयर. तो उसके वजह से, विच आई फील इज़ द मेन रूट कॉज. बट देन अगेन आपके साथ मैं टेस्ट शेयर करूँगा. तो होंडा ने क्या क्या टेस्ट किया. फर्स्ट तो जब मैं पहली बार गाड़ी लेके गया था तो उन्होंने क्या किया कि सामने का जो मेरा फ्रंट व्हील है उसको पूरा निकाल दिया, एंड दूसरा जो NX 500 है स्टॉक, उसका व्हील लाके रिप्लेस किया एंड गाड़ी चलाया. नो वॉबलिंग. ओके, तो जब गाड़ी का फ्रंट टायर रिप्लेस कर दिए तो नो वॉबलिंग. देन दे रिमूव्ड इट. उसके बाद फिर से मेरा ओरिजिनल टायर लगाया, वॉबलिंग स्टार्टेड. ओके, देन दे कंप्लेन टू द होंडा थाईलैंड टीम, सिंगापुर टीम, सॉरी, होंडा के सिंगापुर टीम, कि ऐसा ऐसा है कि टायर में प्रॉब्लम्स है. एंड बिकॉज ऑफ दैट दे सेड कि ओके फाइन, वी विल रिप्लेस बोथ द टायर्स. दे टुक प्रॉपर वीडियोस, दे डिड ऑल द वीडियोस एवरीथिंग, एंड फाइनली दे एग्रीड कि हाँ भाई टायर में प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, एंड रिप्लेसिंग द टायर रिजॉल्व द इशू. 1 महीने का बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन एंड रिसर्च R&D के बाद मुझे कॉल आता है कि टायर्स, रिप्लेसमेंट टायर्स आ चुके हैं. दिस टाइम दे वर रिप्लेसिंग इट विथ पिरेली ट्रेल मैक्स, आई थिंक स्कॉर्पियन और पिरेली ट्रेल मैक्स, आई एम नॉट श्योर. पिरेली के टायर्स थे, बोथ फ्रंट एंड बैक दे वर रिप्लेसिंग इट, बिकॉज डनलॉप वाज नॉट इन स्टॉक, सो दे वेंट अहेड विद. आई वाज आल्सो फाइन कि पिरेली वाज एनीवेज बेटर, तो मैंने भी एग्री किया. एंड जैसे ही मैंने गाड़ी लेके वहाँ पे पहुँचा, टू माई व्हाट आई से, मेरी बदनसीबी थी या क्या, राइट एट दैट मोमेंट व्हेन टायर्स वर गेटिंग रिप्लेस्ड, they got a call from Honda Singapore R&D team to make a video of the bike with removing all the accessories. Okay, so they removed entire all the accessories, they made it stock. Okay, पूरा टॉप बॉक्स निकल गया, blockbusters निकल गया, सब कुछ निकल गया, and they ran it completely stock with the same tires, no wobbling. Okay, there was no wobbling. Then they got a point ki boss, this is because of the accessories. So I questioned them ki if that is the reason, then the previous video which we sent you where we replaced the tire with a new tire, if it's an accessory problem, wobbling should be there in that case as well. उस केस में भी wobbling आना चाहिए क्योंकि accessories तो वही थे, टायर ही बस रिप्लेस हुआ था, तो उस केस में कैसे wobbling हुआ नहीं. और आप जब आप बोल रहे हो कि accessories में प्रॉब्लम है तो उधर भी होना चाहिए था. To that question they didn't have any answer, but as it was a month-long struggle, they said that okay fine, we'll again think about, as it was going very, I have to travel a long distance to go to service center, come back in between my work and all. I said bhai theek hai, I know the root cause, it's because of the tires, so I have to eventually change them. So I said no fine, I will manage it somehow. And they were also happy because they didn't have to replace the tire, and I took my case back. तो अभी तो टायर में जान है, so I will run it as long as the tire threads are there and everything is fine. So I will run it for few more 1000 kilometers, and then I will eventually change it to Pirelli or something. But yeah, so to if you are facing the wobbling issue, then I have 3 recommendations. Try check the tires first, because mostly I have seen 1 or 2 of my friends who own NX 500, they also had the same tire issue. Replacing the tire, wobbling issue is gone. So check that. Second is, there are few people said that because of the blockbusters also it has come. So if you can get some alternative to blockbuster, or you can remove the blockbuster, that is also fine.
few people have said कि टॉप बॉक्स की वजह से आता है, बट आई डोंट थिंक टॉप बॉक्स इज द इशू, क्योंकि विदाउट टॉप बॉक्स आई हैव ट्राइड इट एंड दोनों ही केस में मुझे वॉबलिंग मिला था. So this is about the wobbling situation. So this is how Honda said yes for my tire replacement, then said no to the tire replacement without any specific root cause. But yeah, that's what it is. गजब बेइज्जती है. The next point is the pickup and punch issues. Pickup and punch issues. गाड़ी में अगर आप ये गाड़ी को ये सोच के ले रहे हैं कि मुझे KTM से बढ़िया फील आएगा, KTM जैसा पंची रिस्पॉन्स मिलेगा, एक्सीलेटर घुमाया गाड़ी व्हीली मार के जाती है, वैसा अगर फील है तो आप टोटली गलत है. ये गाड़ी बहुत ही डिसेंट परफॉर्मेंस देता है. गाड़ी बहुत जेंटलमैन के हिसाब से बिहेव करता है. आप एक्सीलेटर घुमाओ और ये अपने आराम से स्पीड लेती है. पिकअप्स भी अगर आप हाई होप्स के साथ इसको लेते हैं कि बहुत पंची रिस्पॉन्स मिलेगा, पिकअप मिलेगा, 500 सीसी है, 47 PS का पावर है, 43 Nm का टॉर्क है, तो ये तो भाई व्हीली मार मार के जाएगा, वैसा खूबियाँ इसमें नहीं है. पावर है लेकिन वो बहुत लीनियर है, बहुत ग्रेजुअली आपको मिलेगा. आपको 180 तक आपको ये स्पीड्स रीच कर जाएगी, लेकिन वो 180 पहुंचने तक काफ़ी टाइम चला गया होगा. तो वो है बात. जो आप अगर डोमिनार से आते हैं या KTM से आते हैं, आपको एक पंची रेस्पॉन्स मिलता है. पर्टिकुलरली अगर मैं बात करता हूँ 390 एडवेंचर की या ड्यूक की, आप इवन इफ इट्स 390 सीसी, आप जैसे ही एक्सीलेटर घुमाते हैं तो देयर आर केसेस वेयर व्हीली आ जाते हैं, व्हीली पॉपअप हो जाता है. इस गाड़ी में वैसा नहीं है. ये बहुत निम्बली जाता है, बहुत लीनियर जाता है. अगर कोई न्यू बिगिनर इसको लेता है तो भी उसको डर नहीं लगेगा, क्योंकि ये आराम से कंट्रोल हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट सेम डिसेंट लेवल ऑफ पावर. तो वो है बात. तो पिकअप, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग इज देयर, बट डोंट एक्सपेक्ट हाई लेवल. It's a gradual kind of thing, very linear kind of thing. The next important thing, whether इस गाड़ी में इंजन बज़ है कि नहीं. इंजन बज़ है. जब आप नया नया गाड़ी लेते हैं तो आई एम सेइंग बज़, फोकस ऑन दिस बज़, नॉट वाइब्रेशंस. जब आप नया नया गाड़ी लेते हैं आपको वो फील होगा. अराउंड 1000, 1300, 1400 आपको वाइब्स मिलेंगी. उतना किलोमीटर ओडोस तक आपको वाइब्स मिलेंगी. बट ग्रेजुअली जैसे गाड़ी ओल्ड होती है, 5000, 6000 जाता है, किलोमीटर्स रन कर जाता है, गाड़ी सेटल डाउन हो जाती है, एंड वाइब्स नहीं, बज़ ही बोलता हूँ. बज़ में बहुत सारा डिक्रीज रहे, बहुत सारा रिडक्शन रहता है. आप अगर 120, 130 तक चलाते हैं तो ठीक है. अराउंड 4500 RPM तक ये ठीक है. जैसे ही आप 5500 to 6000 का रेंज में आते हैं या 135 का स्पीड क्रॉस करते हैं, तब थोड़ा थोड़ा आपको बज़ फील होता है. आपका यहाँ फुट पैग से और ये टैंक वाला पोर्शन से और हैंडल से वो बज़ आता है. जैसे ही आप 160 क्रॉस करते हैं, 155, 160 किलोमीटर पर आवर का स्पीड क्रॉस करते हैं, वो फिर सेटल डाउन हो जाता है. तो बिटवीन द रेंज ऑफ अराउंड 5500 to 6000 एंड अराउंड 135 प्लस किलोमीटर पर आवर का स्पीड, उसमें आपको बज़ ज़रूर फील होता है. बट हैविंग सेड दैट, अगर आप 5000, 6000 किलोमीटर रन कर चुके हैं गाड़ी को और गाड़ी सेटल डाउन हो चुकी है, तो आपको कोई फील नहीं होगा. गाड़ी सेटल डाउन हो जाती है एंड बज़ में काफ़ी हद तक रिडक्शन आ जाता है. एंड हो सकता है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो चुके हो उसके लिए. द नेक्स्ट पॉइंट इज द फुट पैग्स पोजीशन. वेल अगेन दिस इज सब्जेक्टिव टू मी ओनली. व्हाट आई हैव नोटिस्ड कि मैं 5.7 फीट का हूँ. जब मैं इस पे बैठता हूँ, मेरा हाइट 5.7 फीट का है, एंड जो फुट पैग का पोजीशन आप देख रहे हैं काफ़ी क्रैप्ड अप लगता है. उसके वजह से क्या होता है ना, पूरा जो प्रेशर है मेरा इस एरिया पे आता है. उस एरिया पे आने की वजह से लॉन्ग राइड्स पे मुझे यहाँ पे पेन होने लगता है. आफ्टर ए वाइल इट स्टार्ट्स पेनिंग इन दिस एरिया, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द फुट पैग पोजीशन. अगर उसको थोड़ा सा आगे किए रहते तो थोड़ा सा अच्छा रहता. बट हाँ, एंड बिकॉज ऑफ द फुट पैग्स पोजीशन ऑल्सो, सैडलिंग करते वक्त आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस होता है. ठीक है. इट ऑल कुड बी बिकॉज ऑफ माई हाइट. हो सकता है कि दूसरे हाइट्स वालों को ये चैलेंजेस ना हो, टॉल या शॉर्ट गाइस को, बट या 5.7 वालों को होता है यहाँ पे थोड़ा सा पेन. तो दैट्स समथिंग आई वांट यू टू नोट. नेक्स्ट इज द पैनल गैप्स, जो कि मैंने आपको अपना फिट एंड फिनिश वाला सेक्शन में बता दिया कि थोड़ा एक एक जगह पे पैनल गैप्स है, तो आप उसको रेक्टिफाई करवा सकते हैं. वो 3M का इंडस्ट्रियल स्टिकर लगा के सर्विस सेंटर को बोल दीजिए, तो दे विल फिक्स इट ऑफ. The last biggest problem which the latest breaking news
अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, इज़ द क्लच प्लेट इशू। बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया कि मेरा राइडिंग टेक्निक्स करेक्ट नहीं है, आई डोंट नो हाउ टू राइड, and because of my improper riding skills, the bike's clutch plate is gone. And the most famous justification, भाई मैंने तो 35,000 किलोमीटर चलाया, मैंने तो 50,000 किलोमीटर चलाया, मेरे गाड़ी में तो नहीं है, तुम्हारे गाड़ी में कैसे आ गया। भाई ठीक है भाई, तो मैंने भी तो उस वीडियो में कह दिया ना कि मैं तो मान रहा हूँ कि मेरे गाड़ी में प्रॉब्लम है, तुम्हारे गाड़ी में नहीं है, गुड फॉर यू। एनीवेज, आई कैन नॉट आंसर ईच एंड एवरीवन। हो सकता है कि मेरे राइडिंग टेक्निक्स में जेन्युइनली प्रॉब्लम हो सकता है, बट नो राइडर इज परफेक्ट। अगर मैं वीडियो लेके आपका वीडियो कैप्चर करूँ राइडिंग में, तो मैं 10 पॉइंट्स निकाल सकता हूँ जिसमें आप गलत चला रहे हैं। एंड जब आप मोटो व्लॉगिंग करते हैं, जब आप एक अलग ही दुनिया में रहते हैं, एक अलग ही डिस्ट्रैक्शन में रहते हैं, आपका फोकस रहता है कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कंटेंट बना रहे हो, उस स्टेट ऑफ माइंड में आप गाड़ी कैसे चला रहे हो, उसके बेसिस पे आप जज नहीं कर सकते कि गाड़ी मैं चलाना जानता भी हूँ या नहीं जानता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये टाइम स्टैम्प्स में मैंने क्लच नहीं दबाया ठीक से, या फिर मैं कंटिन्यूसली क्लच दबा रहा हूँ, या फिर लो स्पीड हाई गियर फलाना ढिंकाना, ये वो बहुत सारा R&D हुआ, बट nobody focused on the elephant in the room. Elephant in the room is, I know what has happened, why the clutch plates are gone too soon. मैं चाहे जितना गंदा चला लूँ, ओके, 10,000 किलोमीटर में चाहे मैं जितना भी गंदा चला दूँ, वो खराब होना नहीं है। एंड दैट टू फ्रॉम होंडा बाइक, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। कंट्रोल भाई मैं अपने आप को उतना एक्सपर्ट नहीं मानता, ठीक है, मानता हूँ मैं आई एम नॉट ए परफेक्ट राइडर, आई राइड टू माई एज पर माई हार्ट, एज पर माई मूड। तो हो सकता है कभी ज़्यादा एक्सीलेटर घुमाया या ज़्यादा क्लच दबाया या क्विक एक्सीलरेशन लिया, वॉट एवर, बट इट्स नॉट सो एक्सट्रीम दैट द क्लच प्लेट विल वर्न आउट सो सून। किसी ने तो बोला भाई 4th गियर में तुम गाड़ी स्टार्ट किया, आई डोंट नो, मैंने वीडियो देखा 2-3 बार, मुझे तो नहीं मिला, हो सकता है मैं टेंशन में स्टार्ट किया हूँ या कुछ होगा, माई ओन पर्सनल रीजंस, बट ठीक है, आई एग्री टू ऑल योर पॉइंट्स, बट लेट मी डिस्कस द जेन्युइन पॉइंट व्हाई दिस हैज हैपेंड विथ माई बाइक। द जेन्युइन पॉइंट इज, I believe it's because of the handlebar risers, the carbon racing handlebar risers which I have used, and the way the cable rerouting and the setting has been done by the service center technicians. वो इसीलिए क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है, कार्बन रेसिंग का कोई भी अगर आप हैंडल बार राइजर्स लगाते हो तो ये NX का जो केबल से बहुत टाइट हो जाता है, उस वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो क्लच प्लेट इज माइन्यूटली एंगेज्ड, वो थोड़ा हार्ड पुल रहता है बहुत माइन्यूटली, और वो क्लच प्लेट ऑलवेज इन एंगेज स्टेट में ही रहता है। उस वजह से शायद धीरे 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 करते 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 उस दिन मुझे क्लच प्लेट का इशू, अगर वो वीडियो भी अगर आप देख रहे होंगे, मेरे लिए भी वो शॉकिंग और सरप्राइजिंग था कि क्लच प्लेट मेरे चलाते चलाते ही मुझे परफॉर्मेंस में थोड़ा अप एंड डाउन फील हो रहा था, और उसी वजह से मैं खुद एनालाइज कर रहा था कि भाई एक्सीलेटर दबाओ या 6th गियर करो या गियर के साथ खेलो या कुछ। मैं खुद एनालाइज कर रहा था कि हो क्या रहा है, ये फिल्टर के वजह से हो रहा है या कुछ क्लॉगिंग की वजह से हो रहा है, तो खुद एनालिसिस मेरे दिमाग में चल रहा है, प्लस मोटो व्लॉगिंग चल रहा है। शायद उस वजह से आपको गियर रेशियोज और वो सब का कॉम्प्लिकेशंस दिखे होंगे, बट मुझे लगता है इट्स ऑल अ हार्डवेयर रिलेटेड इशू वेयर द क्लच केबल वाज टू टाइटेंड एनफ टू एंगेज द क्लच प्लेट्स ऑल द टाइम, एंड ग्रेजुअली डाउन द लाइन वो वॉर्न आउट हो गया है। तो दैट्स वाई मैं डिसाइड किया हूँ कि अभी तो मेरा लेटेस्ट न्यूज़ ये है, अभी आज सुबह का न्यूज़ ये है कि मेरे क्लच प्लेट्स आ गए हैं, एंड दैट इज नियरली अराउंड 7,500 हार्डवेयर एंड अनदर 2,000 शायद उनका फिटमेंट चार्जेस, विच विल कॉस्ट मी रफली 9,000 चिल्लर समथिंग फॉर द टोटल क्लच प्लेट चेंज। मैं अभी 2-3 दिन में जाके गाड़ी में वो रिप्लेस कर दूंगा, एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट इट फ्रॉम फ्यूचर फेलिंग मैं ये CR का हैंडल बार राइजर्स मैं निकाल दूंगा, एंड आई विल गो बैक टू स्टॉक। क्योंकि क्या होता है ना, देखिए मेरे पास एक पर्टिकुलर टेक्नीशियन है सर्विस सेंटर में जिसको मेरे गाड़ी का हिस्ट्री के बारे में मालूम है, एंड ही नोज व्हाई द चेंजेस हैज बीन डन एंड व्हाट आर द चेंजेस हैज बीन डन। तो अभी अगर वो हैंडल बार राइजर्स के साथ उसने जिस हिसाब से केबल राउटिंग किया था,
और उसने क्लच को उस हिसाब से एडजस्ट किया था। नेक्स्ट टाइम जब मैं सर्विस सेंटर जाता हूँ तो कोई अगर दूसरा टेक्नीशियन आता है, he doesn't know why the cable routing has been done like this and what is the amount of loosening of the cable and कैसे उसको एडजस्ट करना है, वो उतना उसको मालूम नहीं है बैकग्राउंड हिस्ट्री। तो वो अपने हिसाब से इसको हैंडल फिक्स कर देगा, अपने हिसाब से इसको ये जो हैंडल को टिल्ट रोटेट कर देगा एंड लगा देगा, एंड मुझे भी इतना पता नहीं चलेगा, बट समवेयर डाउन द लाइन वो क्लच प्लेट एंगेज हो गया रहेगा एंड इट विल अगेन ruin द क्लच प्लेट्स। तो उस वजह से मैं ये रिस्क लेना नहीं चाहता, बिकॉज द केबल्स आर वेरी शॉर्ट एनफ इन दिस बाइक। हैंडल बार राइजर्स हालांकि मैंने डोमिनार में भी लगाया था, मैंने मेरे पिछले गाड़ियों में भी लगाया था, उसमें इतना प्रॉब्लम्स आया नहीं क्योंकि देयर वर अल्टरनेट लॉन्ग केबल्स आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट विच यू कैन रिप्लेस। बट इस केस में एनएक्स का कोई दूसरा अल्टरनेटिव केबल्स नहीं, यू हैव टू गो विद द स्टॉक केबल्स। ओनली सॉल्यूशन व्हाट यू हैव विथ टू अकम्पनी योर handlebar risers is to rotate this handlebar a little bit 5 degree towards the front। थोड़ा सा इसको सामने की तरफ रोटेट करना है ताकि थोड़ा सा प्ले मिले, उसके केबल्स को थोड़ा सा प्ले मिलेगा। एंड इसका जो होंडा के अंदर वायर ऑर्गेनाइजर्स है, आपको वो वायर ऑर्गेनाइजर टोटली निकाल देना है एंड केबल्स को पूरा रीराउट करना है, तभी जाके थोड़ा सा उनको जगह मिलेगा स्ट्रेच होने के लिए। जब तक ये दो चीज़ नहीं किया रहता तो आपको भी मेरी तरह सिमिलर फेस होगा। अब हाँ, अगेन सम ऑफ देम विल कम। भाई मैंने तो लगाया है सिया हैंडल बार राइजर्स, मुझे तो फेस नहीं हुआ, ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं कि ये गाड़ी का कंपटीशन किस किस गाड़ियों के साथ है। ये गाड़ी का कंपटीशन है डोमिनार 400, KTM 390 एडवेंचर, नया पुराना दोनों मॉडल्स, BMW 450 GS जो आने वाला है, हिमालयन 452 एंड हाँ वर्सेस 650। मेजरली इस गाड़ी की जब भी बात आती है तो ये जो 4-5 मॉडल है, डिस्कशन वहीं पे रिवॉल्व होती रहती है। देखिए मोटा मोटी अगर मैं बोलूँ, अगर आपको एक रिलायबल, चीपर ऑन पॉकेट, क्वालिटी, कंफर्टेबल मोटरसाइकिल अगर चाहिए तो उन सब गाड़ियों में से मिड सेगमेंट में अगर कोई गाड़ी चाहिए तो ये सारे जितने 4-5 है उनमें से सबसे बेस्ट यही है। वो इसलिए क्योंकि मेरा पिछला गाड़ी डोमिनार 400 था। आई वुड से अगर आप डोमिनार या KTM 390 से इसको अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, अपग्रेड का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। अपग्रेड इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, अपग्रेड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, अपग्रेड इन टर्म्स ऑफ द एक्सपीरियंस दैट यू आर गेटिंग, द राइडिंग एक्सपीरियंस दैट यू आर गेटिंग। आप उस पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हैं इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम डोमिनार और 390 एडवेंचर। बट इफ़ यू आर थिंकिंग कि भाई मैं अगर अपग्रेड करता हूं तो मुझे एकदम ज़्यादा पावर मिलेगा, ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा, पंची पिकअप, ये फलाना ढिंकाना वगैरह वगैरह सब मिलेगा, तो भाई आप टोटली आप रॉन्ग जाओगे, आपका एक्सपेक्टेशन बहुत जल्दी टूट जाएगा। ये उस टाइप का गाड़ी नहीं। आप अगर हाईवे राइडिंग करते हो, लॉन्ग टूर राइडिंग करते हो, परफेक्ट गाड़ी। मैंने 1500 किलोमीटर्स किया, रामेश्वरम, मदुरई, धनुषकोडी, कन्याकुमारी, और मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है इस गाड़ी के माइलेज के साथ हो, कंफर्ट के साथ हो, परफॉर्मेंस के साथ हो। काफ़ी लीनियर, काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस है, हाईवे लॉन्ग टूरिंग बहुत ही मस्त है। तो हाँ, इट हैज़ गॉट सम निकल्स बट पॉजिटिव्स भी है। दूसरी बात है, अगर आपके पास बजट है उतना तो आप डेफिनेटली यू शुड गो विद दैट। यू विल हैव दैट प्रीमियम बाइक फील, प्रीमियम सर्विस, प्रीमियम एक्सपीरियंस, ऑल टोटल प्रीमियम एक्सपीरियंस आपको मिलेगा एंड इट इज़ चीपर ऑन द पॉकेट ऑल्सो। वर्सेस कावासाकी का तो मैंने जैसे ही बता दिया आपको, इट्स ए वेरी गुड बाइक, कंफर्टेबल बाइक बट वेरी टॉप हैवी एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन। ओके, तो वो है वर्सेस 650। हिमालयन का इश्यूज तो आप जानते हो, चेसिस ब्रेक, जो अभी ट्यूबलेस टायर्स है उसमें से भी कंप्लेन आ रहा है कि बहुत जल्दी रिम्स बेंड हो जा रहे हैं, एयर लीकेज हो रहा है एंड डैशबोर्ड में भी कंप्लेंट्स है उसका। तो क्वालिटी इश्यूज हिमालयन में है। डोमिनार इज़ अ वेरी गुड बाइक बट देन अगेन इट इज़ अ सिंगल सिलेंडर, तो पैरेलल ट्विन ही होता है, तो उसका फील अलग ही होता है। तो अभी मैं चाहकर भी मैं डोमिनार को वापस नहीं जा सकता क्योंकि वंस यू हैव अपग्रेडेड टू पैरेलल ट्विन इंजन, वो फील अनडिस्क्राइबल। उसके ऊपर अगर जाओगे तो इनलाइन 4 अगर बाई चांस चख लिया तो भाई शेर के मुंह में खून लग गया, बात तो सही है। तो वैसी हो जाएगी बात। तो
पैरेलल ट्विन का कोई कंपटीशन होता नहीं है। ये गाड़ी एक डेफिनेटली उसका अलग एक सेगमेंट है, एक अलग फील है। जो इस गाड़ी को ओन करता है, जो जिसने इस गाड़ी को चलाया है, वही इस गाड़ी के बारे में बोल सकता है, वही इस गाड़ी के बारे में फील कर सकता है। दूर से खड़े होके वीडियोस पे देख के आप इसको जज नहीं कर सकते। बहुत ही अंडररेटेड गाड़ी है एंड ओवरऑल 7 आउट ऑफ 10 रेटिंग में दूंगा इसको, looking at all the plus and minus. But हाँ, definitely if you are looking for a decent upgrade, a comfortable ride, a cheaper on pocket, very easy to maintain bike, कहीं नहीं जाना, यहीं पे आना। अब आते हैं द फाइनल स्टेज, कंक्लूजन। मैं मानता हूँ वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, बट आई थिंक दिस इज द मोस्ट डिटेल्ड ओनरशिप एक्सपीरियंस वीडियो ऑफ Honda NX 500 अवेलेबल ऑन यूट्यूब। बट आई फील कि ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको पता रहना चाहिए सो दैट यू कैन मेक ए डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव डिसीजन वाइल परचेजिंग और गोइंग फॉर दिस बाइक। कोई भी इंफॉर्मेशन मैंने मिस नहीं किया। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई हैव ट्राइड टू गिव माई बेस्ट। बट अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया होगा या ऊपर नीचे कोई पॉइंट्स अगर मिस हो गया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं उसका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। एंड यस, आई एम नॉट ए प्रो राइडर, आई एम ऑल्सो इंटरमीडिएट राइडर। आई हैव स्टार्टेड माई राइडिंग व्हेन यूट्यूब वाज ऑल्सो नॉट देयर। ओके, तो 2005 से मैं राइडिंग कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, लैक्स ऑफ किलोमीटर्स इन माई राइडिंग एक्सपीरियंस। तो हो सकता है कि मैं प्रो राइडर ना हूँ, एक्सपीरियंस राइडर ना हूँ, लेकिन जो मैंने फील किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, अगर कोई बंदा आके मुझसे पूछता है कि भाई NX 500 लेना है, अपना फीडबैक दो, सो दिस इज द वीडियो अबाउट दैट गाय। ओके, तो दिस इज माय फीडबैक, माय व्यू पॉइंट, माय एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग विथ यू। लेना है तो लो, नहीं तो। मेजॉरिटी ऑफ riders whom I have interacted with who have shown interest in this particular bike are those guys who are in their 40s 50s age. They have owned quarter liter, 1000 liter, 1000 cc plus bikes, 1250 GS, Africa Twin, Gold Wing, बड़े बड़े बाइक्स एक्सपीरियंस कर लिए हैं। They are into their 40s and 50s. They want to come down to this bike. Why? Because they have touched the peak. Now at their level of age and health and strength levels, they want something which is easy to handle, which is easy on pocket, which is quick, which is agile, which is less weighted. कहीं गिरा दिया, अभी इमेजिन अगर 1250 GS को गिरा दिया, उसको उठाना, सिंगल आदमी इन ए सिक्लूडेड प्लेस अगर गिर जाता है, उसको उठाने में कितनी मुश्किल होगी। जिसने किया है उसी को मालूम है, ठीक है। अब ये गाड़ी अगर गिरती है तो इसको उठाना काफ़ी इजी है कंपेयर टू 1250 GS, अफ्रीका ट्विन और वॉट एवर। ओके, सो उस टाइप के लोग दे प्रिफर टू कम बैक टू दिस काइंड ऑफ व्हीकल विच इज़ ए ऑल राउंडर, डू इट ऑल काइंड ऑफ बाइक, and it is good in all perspectives. It gives you 120, 110, 120, 130 kilometer all day cruising speeds without any engine stress, zero vibes, zero buzz, डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पीड्स। इंडियन हाईवेज पे आप कितना ही स्पीड चला लोगे, 120, 130 पकड़ लो, उससे ज़्यादा स्पीड आप नहीं चला सकते। अगर चलाते हो तो इट्स ए रिस्की टू योर लाइफ, क्योंकि कब कहाँ किधर से कोई गाय आ गया, भैंस आ गया, कुत्ता आ गया, यू नेवर नो। एंड मोर ओवर देर आर speed cameras everywhere nowadays. The second type of customers who will prefer this bike is the one who are coming from single cylinder and want to upgrade to a parallel twin, reliable, but yes, in the mid range segment which is less than 10 lakhs. अब उस कैटेगरी में Versys 650 आती है, which is good. That is one of my favorite bike, but again, as I said, it's not a do-it-all kind of bike. It's very top-heavy. It's very heavy with all the accessories and luggage and all. तो वो तो weights तो out of bound हो जाएगा. Plus उसका seat height भी बहुत ऊंचा है, तो you will be tiptoeing. It's heavy on the pocket for maintenance purpose. तो उस वजह से Versys 650 is going out of the list. Then again, Honda being Honda, people prefer Honda, and that's why even if there is a compromise from 650 to 500 cc,
they would opt for a more lighter, more compact, more narrower, more easy to handle kind of bike, and do it all kind of bike. It can do daily commute, it can do off-roading, it can do highway riding, whatever you take it, you can ride it everywhere without even thinking. तो बस इतना ही. आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स. काफ़ी लंबा हो जाएगा ये वीडियो, आई नो. आई विल पुट टाइम स्टैम्प्स इन द वीडियो, तो आप को जो कैटेगरी देखना है आप उस हिसाब से वो टाइम स्टैम्प पर जाके वीडियो देख लेना. जितना भी इन्फॉर्मेशन टिल डेट मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया है आपके साथ. कुछ भी अगर मिस आउट है या कुछ एडिशनल क्वेश्चंस आपके दिमाग में है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए. आई विल हैप्पीली रिप्लाई टू इट. So if you have liked the content, if you have seen my videos, if you have liked the content, please like, share, comment your opinion and feedback in the comment section below and subscribe to the channel. भाई लोग, आप लोग आते हो, वीडियो देखते हो, अप्रिशिएट करते हो, गाली भी देते हो, बट सब्सक्राइब नहीं करते. तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. आई हैव लॉन्ग प्लान्स फॉर दिस चैनल, सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग. ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत एडिटिंग होता है. इट्स यूट्यूब इज़ अ वेरी डिफिकल्ट मैराथन, यू नो. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.